नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है जुडिशरी रिव्यू, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम न्यायिक पुनरावलोकन के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधानिकता की जांच करना। अर्थात यदि कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है अथवा नीतियां बनाई जाती हैं जो संविधान सम्मत नहीं हैं, तो ऐसी नीति अथवा कार्य को न्यायपालिका के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मार्बरी मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन को न्यायालय की ऐसी शक्ति के रूप में देखा जिसके द्वारा यह किसी कानूनी या सरकारी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, जिसे यह देश की मूल विधि या संविधान के विरुद्ध समझती है। न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। अमेरिका में 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन केस में न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन को सबसे पहले परिभाषित करने का प्रयास किया। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया, किंतु बहुत से अनुच्छेद ऐसे हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन को आधार प्रदान करते हैं। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2), 32, 226, 131, 243 और अन्य बहुत से अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार प्रस्तुत करते हैं। अब हम कुछ अनुच्छेदों के अवलोकन के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को आधार प्रदान करते हैं। तो पहला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4। संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सब न्यायालयों के लिए बंधनकारी होगी। अनुच्छेद 13, इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी कानून द्वारा राज्य के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के द्वारा कोई भी नागरिक मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर संवैधानिक उपचारों को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में शरण ले सकता है। संविधान का अनुच्छेद 246, इस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ और राज्यों की विधायी सीमा का उल्लेख किया गया है। यदि कोई इस संबंध में अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसी किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 368, इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई संविधान संशोधन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 131, 132, संविधान का अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन है तथा अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार ऐसे मामलों में जहां संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और इस प्रकार अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार भारत में संसदीय प्रभुसत्ता के बजाय संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। इसी कारण न्यायालय को संसद के कार्यों की वैधता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, किंतु 1973 में केशवानंद भारती केस के अंतर्गत संविधान के मूल ढांचे में न्यायिक पुनरावलोकन को सम्मिलित किया गया। जो संविधान के मूल ढांचे के लक्षण बताए गए उसमें न्यायिक पुनरावलोकन को भी भारतीय संविधान के मूल ढांचे के लक्षणों में सम्मिलित किया गया। अब हम इस डायग्राम के माध्यम से संक्षिप्त में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के आधार को समझने का प्रयास करेंगे। संघात्मक शासन के अंतर्गत शक्ति विभाजन के संदर्भ में, अर्थात भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के लिए शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसे यदि कोई भी केंद्र या राज्य विधायिका द्वारा इन शक्तियों
का उल्लंघन किया जाता है या इन शक्तियों के दायरे से बाहर जाकर कानून बनाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे कार्य को अवैध घोषित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और यदि नागरिक अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करता है, तो ऐसी स्थिति में भी सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करने वाली नीतियों को या कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं। तीसरा है विधायिका द्वारा। यदि विधायिका ऐसा कोई कानून का निर्माण करती है जो संविधान सम्मत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे कानून को भी अवैध घोषित किया जा सकता है। और यदि विधायिका के द्वारा ऐसा कोई संविधान संशोधन किया जाता है जो कि भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है या संविधान सम्मत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे संविधान संशोधन को भी अवैध घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, किंतु उसके बहुत सारे अनुच्छेदों के माध्यम से इसे आधार प्रदान किया गया है। और केशवानंद भारती केस के द्वारा भारतीय संविधान के मूल ढांचे के लक्षणों में न्यायिक पुनरावलोकन को स्पष्ट रूप से सम्मिलित कर लिया गया है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।